हेलो एवरीवन, मैं बीनू कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रावत भाटा, आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी को नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत आज हमारा जो अध्ययन का विषय है, चर्चा का विषय है, वो है भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं या मूल तत्व या फिर सिद्धांत। किसी भी रूप में आप इसको समझ सकते हैं। मूल रूप से हमारा फोकस इसी पे रहेगा कि भारत की विदेश नीति के जो मौलिक सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है, जिसके ऊपर हमारी विदेश नीति टिकी हुई है, जो इसके मूल में है, उन्हीं मूल सिद्धांतों की चर्चा आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा। इससे पहले जो वीडियो थे भारतीय विदेश नीति के बारे में, पार्ट 1 और पार्ट 2, उन दोनों पार्ट्स में भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों के बारे में और भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व जो हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को देखने से पहले उन वीडियो को भी आप देख लें, ताकि अनवरत रूप से आप इस टॉपिक को समझने में सक्षम हो सके। उन दोनों वीडियोज़ के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप लिंक लेकर के उन वीडियो तक जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं भारत की विदेश नीति के जो प्रमुख विशेषताएं या मूल सिद्धांत है उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय विदेश नीति का जो मूल सिद्धांत है वो है गुटनिरपेक्षता की नीति। गुटनिरपेक्षता की नीति एक तरह से भारतीय विदेश नीति का मौलिक आधार है। शुरुआत यहीं से भारतीय विदेश नीति की होती है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो हमने जो वैश्विक परिस्थितियां थी उसके अनुसार भारतीय विदेश नीति को गुटनिरपेक्षता का आधार दिया था। चूँकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है भारतीय विदेश नीति का, तो इस जो वीडियो में हम सामान्य रूप से सभी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन गुटनिरपेक्षता की नीति क्योंकि महत्वपूर्ण है, इसलिए गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में अलग से वीडियो हम बनाएंगे, अलग से चर्चा इस पे करेंगे, ताकि विस्तार पूर्वक हम गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में चर्चा कर सकें। तो विश्व राजनीति में जो भारतीय दृष्टिकोण है उसको मुख्यतः गुटनिरपेक्षता की नीति के नाम से हम जानते हैं और इसी के आधार पर इसको परिभाषित किया जाता है भारतीय विदेश नीति को। एक तरह से ये भारतीय विदेश नीति का सार तत्व है। गुटनिरपेक्षता गुटों की जो पूर्व उपस्थिति है उसका संकेत देती है। गुटनिरपेक्षता का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि इससे पहले कोई गुट होंगे तभी तो गुटनिरपेक्षता होगी। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय की जो वैश्विक परिस्थितियाँ वो ये थी कि पूरा विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। एक गुट का नेता था संयुक्त राज्य अमेरिका, तो दूसरे गुट का नेता था सोवियत संघ। विश्व के ज़्यादातर राष्ट्र इन दोनों विरोधी खेमों में विभाजित हो गए और एक तरह का शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। शीत युद्ध का क्षेत्र धीरे धीरे विस्तृत होने लगा और इसके साथ साथ एक तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी होने लगी। स्वतंत्र भारत के लिए एक बड़ी विकट समस्या थी कि भारत इस स्थिति में क्या करे। ऐसी स्थिति में भारत या तो दोनों में से किसी एक गुट के साथ हो लेता या फिर उनमें से किसी के साथ शामिल नहीं होता। अगर भारत उस गुटबंदी में शामिल हो जाता तो ये तो न तो भारत के हित में था और न ही विश्व के हित में। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सभी प्रश्नों पर वे गुटनिरपेक्षता की नीति का अवलंबन करेंगे, ये भारत ने तय किया। भारत ने दोनों गुटों से अलग रहने की जो नीति अपनाई उसे ही गुटनिरपेक्षता की नीति के नाम से जाना जाता है। और भारत ने ये तय किया कि दोनों गुटों से अलग रहते हुए उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रखने की चेष्टा करेगा और उनकी बिना किसी शर्त के सहायता से अपने विकास के लिए भारत काम करेगा। भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति है वो एक सकारात्मक, सक्रिय और रचनात्मक नीति है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत ने किसी तीसरे गुट का निर्माण किया, या इसका मतलब ये भी नहीं है कि भारत दोनों गुटों की जो भी क्रियाकलाप है उनसे अपने आप को निष्क्रिय रखेगा या उदासीन रखेगा। भारत ने ये तय किया था कि भारत सही और गलत के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएगा, परंतु
जो सैनिक गुटों की जो राजनीति है, शीत युद्ध है, उसमें भारत नहीं पड़ेगा। साथ ही दोनों गुटों के बीच एक तरह से एक सेतु बंध का काम करेगा। दोनों के बीच जो शीत युद्ध चल रहा है, उस शीत युद्ध को कम करने का काम भारत करेगा। भारतीय विदेश नीति का विश्लेषण करते हुए श्री कृष्ण मेनन, जो भारतीय विदेश नीति के प्रमुख प्रवक्ता रहे हैं, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में कहा था कि हम तटस्थ देश नहीं हैं, हम युद्ध और शांति के संदर्भ में तटस्थ नहीं हैं, हम साम्राज्यवादियों अथवा अन्य देशों द्वारा आधिपत्य स्थापित करने के संदर्भ में भी तटस्थ नहीं हैं, हम नैतिक मूल्यों के संबंध में भी तटस्थ नहीं हैं, हम उन बड़ी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में भी तटस्थ नहीं है जिनका कभी भी उदय हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम तटस्थ यानी उदासीन नहीं हैं, हम सही और गलत के आधार पर फैसला करने वाले, निर्णय लेने वाले और सक्रिय भूमिका निभाने वाले देश हैं। तो इस तरह से भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति से अपनी विदेश नीति की शुरुआत की। इस गुट निरपेक्षता की नीति को भारत ने क्यों अपनाया, इसका सीधा कारण ये था कि किसी भी गुट में शामिल होकर अकारण ही भारत विश्व में एक तनाव की स्थिति पैदा करना सही नहीं मानता था। दूसरा कारण ये था कि भारत अपने विचार प्रकट करने की स्वाधीनता बनाए रखना चाहता है। यदि उसने किसी विशेष गुट को अपना लिया होता तो उसे गुट के नेताओं का दृष्टिकोण ही अपनाना पड़ता और उनके अनुसार ही चलना पड़ता। तीसरा कारण, भारत अपने आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को और अपनी योजनाओं की सिद्धि के लिए विदेशी सहायता पर बहुत अधिक निर्भर था। गुट निरपेक्षता की नीति से सोवियत संघ और अमेरिका दोनों से ही एक साथ सहायता मिलती रही थी। चौथा कारण था, भारत की भौगोलिक स्थिति गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने को बाध्य करती थी। जैसा कि हम विदेश नीति के निर्धारक तत्व वाले वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी देश का भौगोलिक अवस्थिति उसकी विदेश नीति का सबसे प्रमुख निर्धारक तत्व होता है। उसी तरह से भारत की गुट निरपेक्षता की नीति के पीछे भी भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो महत्वपूर्ण कारण थी। साम्यवादी देशों से हमारी सीमाएं टकराती थी, इसलिए पश्चिमी देशों के साथ गुटबंदी करना विवेक सम्मत नहीं था। पश्चिमी देशों से विशाल आर्थिक सहायता भी मिलती थी, इसलिए साम्यवादी गुट में शामिल होना भी बुद्धिमानी नहीं थी। तो इस तरह से हमने हमारी जो उस समय के राष्ट्रीय हित थे उनको देखते हुए, हमारी भौगोलिक स्थिति थी उसको देखते हुए गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया, जो कि भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है। हालांकि बाद में जैसे चीन और भारत का युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध हुआ था, उस स्थिति में काफ़ी आलोचनाओं का सामना भी भारत को करना पड़ा अपनी गुट निरपेक्षता की नीति को लेकर के। इस नीति को अवसरवादी नीति भी कई आलोचकों के द्वारा कहा गया और एक समय में असली गुट निरपेक्षता की बात भी की गई, क्योंकि जो कांग्रेस के समय आज़ादी के बाद नेहरू ने जो गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी, उसके स्थान पे जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने असली गुट निरपेक्षता की बात की। लेकिन मौलिक रूप से हम अवलोकन करें निरंतर भारतीय विदेश नीति का, तो गुट निरपेक्षता की नीति हम पाते हैं कि भारतीय विदेश नीति का प्रमुख आधार है, प्रमुख विशेषताएं हैं। कुछ कमोबेश परिवर्तन के साथ साथ राष्ट्रीय हितों के अनुरूप ढालते हुए हमने मौलिक रूप से गुट निरपेक्षता की नीति का सदैव पालन किया है। अब देखते हैं शांति की विदेश नीति। ये भारत की विदेश नीति की दूसरी विशेषता है। भारत की विदेश नीति हमेशा से विश्व शांति के समर्थक रही है। भारत ने शुरू में ही ये महसूस किया था कि युद्ध और संघर्ष नवोदित भारत के आर्थिक और राजनीतिक विकास को अवरुद्ध करने वाला सिद्ध हो सकता है। इसीलिए अगस्त 1954 में पणिक्कर ने कहा था कि भारत को इस बात की बड़ी चिंता है कि उसकी प्रगति को तथा सामान्य रूप से मानव जाति की उन्नति को संकट में डालने वाला कोई युद्ध न हो। तो इस तरह से भारत ने सदैव वैश्विक शांति की ओर अग्रसर होने वाली नीतियों का पालन किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी नीतियों का समर्थन किया है। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से नदियों के पानी पर चल रहे भारत पाक विवाद के कारण जो दोनों देशों के बीच में तनाव था, उसे 1960 में सिंधु जल संधि के द्वारा
हल किया गया, जो कि एक शांतिपूर्ण समझौता था। कच्छ के प्रश्न को लेकर के जब 1965 में भारत के ऊपर पाकिस्तान ने आक्रमण किया, तो भारत ने समस्या के शांतिपूर्ण हल के लिए त्रिसदस्यीय ट्रिब्यूनल स्थापित करना स्वीकार कर लिया, और भारतीय जनता के कड़े विरोध के बाद भी भारत सरकार ने राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर और संबंधों को सुधारने हेतु ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए निर्णयों को स्वीकार कर लिया। इसी तरह से 1966 में ताशकंद समझौते में भी भारत ने पाकिस्तान को वो क्षेत्र लौटा दिए जो भारत की सुरक्षा के लिए ज़रूरी थे। 1971 के युद्ध के बाद भी भारत ने पाकिस्तान के प्रति सद्भावना का दृष्टिकोण अपनाया और 1972 में शिमला में द्विपक्षीय वार्ताओं पर बल दिया। अप्रैल 1974 में त्रिपक्षीय समझौते द्वारा युद्धबंदियों को लौटा दिया और उन 145 युद्धबंदियों को भी लौटा दिया जिन पर बांग्लादेश अमानवीय हत्याओं के मुकदमे चलाना चाहता था। तो यह शांतिपूर्ण सहजीवन की नीति का ही एक प्रतीक है कि भारत ने राष्ट्रीय हितों के बलिदान पर भी सितंबर 1977 में फरक्का समझौते के द्वारा पानी की कमी वाले दिनों में बांग्लादेश को गंगा नदी का अधिक पानी देना स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से पड़ोसी देशों के साथ हो या अन्य देशों के साथ हो, भारत ने किसी भी विवाद को जितना संभव हो सकता था उतना शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास हमेशा से किया। इसके बाद है मैत्री और सह अस्तित्व की नीति। भारत की विदेश नीति मैत्री और सह अस्तित्व पर जोर देती है। भारत की यह धारणा रही है कि विश्व में परस्पर विरोधी विचारधाराओं में सह अस्तित्व की भावना पैदा हो। यदि सह अस्तित्व यानी हम शांति से रहें, साथ ही दूसरों को भी शांति से रहने दें, तो ये भारत के नीति का आधार रहा है। उन्होंने सह अस्तित्व को स्वीकार किया और भारत ने इस बात पर बल दिया कि यदि सह अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया तो परमाणु अस्त्रों से पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा, और इसी कारण से भारत ने ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ मैत्री संधियाँ और व्यापारिक समझौते किए। इसके बाद देखते हैं विरोधी गुटों के बीच सेतुबंध बनाने की नीति। अब भारत ने न केवल अपने राष्ट्रीय हितों के लिए, आर्थिक विकास के लिए गुटनिरपेक्षता और शांति की विदेश नीति अपनाई, बल्कि जो विरोधी गुट थे, सोवियत संघ और अमेरिकी जो गुट थे, उन गुटों के बीच में शांति व्यवस्था कायम करने का प्रयास भी किया। एक तरह से उन्होंने उनके बीच में पुल बनाने का काम किया, बातचीत बढ़ाने का काम किया। एक दोनों गुटों को मिलाने वाली कड़ी के रूप में भारत ने काम किया। दोनों गुटों के मुकाबले भारत की आर्थिक स्थिति और सैनिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर रही है, किंतु दोनों गुटों के शक्ति संतुलन होने के कारण उन दोनों के बीच विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की दृष्टि से भारत की स्थिति बहुत ही मजबूत रही है, और अपनी इस स्थिति के कारण अब तक भारत ने कई समस्याओं के समाधान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पांचवी जो विशेषता है वो है साधनों की पवित्रता की नीति। भारत की नीति अवसरवादी या अनैतिकता की नीति नहीं रही है। भारत साधनों की पवित्रता में विश्वास करता है। भारत की विदेश नीति महात्मा गांधी के इस मत से बहुत प्रभावित है कि न केवल उद्देश्य बल्कि उसकी प्राप्ति के साधन भी पवित्र होने चाहिए। यद्यपि उन्हें सत्य और अहिंसा के साधनों को पूरी तरह से नहीं अपनाया जा सका, फिर भी भारत निरंतर इस बात की कोशिश करता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्ण उपायों से किया जाए, हिंसात्मक साधनों से नहीं। इसके बाद देखते हैं पंचशील पर जोर देने वाली नीति भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है। ये भारत की विदेश नीति की शांति प्रियता का एक प्रतीक है। 1954 के बाद से भारत की विदेश नीति को पंचशील के सिद्धांतों ने एक नई दिशा प्रदान की। पंचशील से मतलब है आचरण के 5 सिद्धांत। जिस प्रकार से बौद्ध धर्म में ये व्रत एक व्यक्ति के लिए होते हैं, उसी तरह से आधुनिक इन पंचशील के सिद्धांतों के द्वारा राष्ट्रों के लिए दूसरे राष्ट्र के साथ कैसा आचरण हो, वो संबंध कैसा हो, वो निश्चित किया गया है, और उसी को ये आधुनिक पंचशील सिद्धांत कहा जाता है। इन पंचशील सिद्धांतों में 5 सिद्धांत है। पहला है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए
पारस्परिक सम्मान की भावना, यानी हम एक दूसरे देश की अखंडता और उनकी सर्वोच्च सत्ता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और समानता और पारस्परिक लाभ की भावना से काम करेंगे और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व यानी जियो और जीने दो, दूसरों को भी आराम से रहने दो और स्वयं भी अपना विकास करो। इस तरह की ये जो 5 नीतियां हैं वो पंचशील की नीति के नाम से जानी गई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंचशील के इन सिद्धांतों का प्रतिपादन सबसे पहले 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के बीच एक समझौते में किया गया था। 28 जून 1954 को चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील में अपने विश्वास को दोहराया। एशिया के प्राय सभी देशों ने पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया और अप्रैल 1955 में बांडुंग एशिया सम्मेलन में इन पंचशील सिद्धांतों को पुनः एक विस्तारित रूप दिया गया। बांडुंग सम्मेलन के बाद विश्व के अधिकांश राष्ट्रों ने पंचशील सिद्धांतों को मान्यता दी और उसमें आस्था प्रकट की। अगली विशेषता है भारतीय विदेश नीति की साम्राज्यवाद और प्रजातीय विभेद का विरोध। भारत चूँकि साम्राज्यवाद के दुष्परिणामों का स्वयं एक भुक्तभोगी रहा है, इसलिए उसने साम्राज्यवाद का विरोध करना जरूरी समझा। प्रजातीय विभेद के कारण भी अंतर्राष्ट्रीय वातावरण दूषित होता है और युद्ध के कारण उत्पन्न होते हैं, इसीलिए भारत इन दोनों चीज़ों का विरोध करता रहा है सदैव। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ कहीं भी ये दोनों चीज़ें पाई जाती है, साम्राज्यवाद और प्रजातीय विभेद, भारत अपना इन चीज़ों को दूर करने में, उन्मूलन में भारत अपना सक्रिय सहयोग देता रहा है। अगली विशेषता है संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करने वाली नीति। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने वाला संस्थापक सदस्य रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व शांति स्थापित करने वाला एक सहारा मानता है। भारत के लिए ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का एक बहुत प्रभावशाली और न्यायोचित मार्ग है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय नागरिकों ने महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। विभिन्न शांति सेनाओं में भारत ने अपनी सेनाएं दी हैं शांति स्थापित करने के लिए। तो हर कदम पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की नीतियां, सिद्धांतों का सम्मान किया है, समर्थन किया है और संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत अपने विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का प्रयास हमेशा से किया है। इसके बाद देखते हैं पड़ोसी देशों के साथ सक्रिय भागीदारी भारत की विदेश नीति की विशेषता रही है। हालांकि शुरुआत में इस विशेषता से हम दूर रहे, लेकिन धीरे धीरे हमारी विदेश नीति इस ओर मुड़ी। पड़ोसी देशों के साथ सक्रिय भागीदारी के रूप में अगर उदाहरण स्वरूप देखें तो गुजराल सिद्धांत इस दिशा में महत्वपूर्ण सिद्धांत था। 1996 में तत्कालीन विदेश मंत्री आई.के. गुजराल ने इस सिद्धांत को दिया था, जिसमें पड़ोसी देशों के साथ सक्रिय भागीदारी और आपसी बातचीत के माध्यम से समझौते और विवादों को सुलझाने की बात की गई। पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय विचारों के जो भी मुद्दे होंगे उनको सुलझाने के सक्रिय प्रयास किए जाएंगे। पाकिस्तान के साथ तनाव के जो भी मुद्दे अनसुलझे पड़े हैं, उन दोनों देशों की जनता की पारस्परिक सहयोग में आड़े नहीं आने दिया जाएगा उन मुद्दों को। और पाकिस्तान के साथ संबंधों का दीर्घकालीन लक्ष्यों के अंतर्गत मैत्रीपूर्ण निकटता का प्रयास किया जाएगा। तो इस तरह से भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ बेहतर और सौहार्दपूर्ण संबंधों का जो सूत्र दिया गया था उनको गुजराल सिद्धांत के नाम से जाना गया। इसी तरह से वर्तमान में भारत ने एक्ट ईस्ट की पॉलिसी, पश्चिमी एशिया के प्रति अपनी पॉलिसी, इस तरह से भारत ने अपने निकटवर्ती पड़ोसियों और सुदूर पड़ोसियों के प्रति सद्भाव की भावना के साथ काम करने का निश्चय किया। तो भारत की विदेश नीति निरंतर गतिशील रही है, लेकिन उसकी जो मौलिक विशेषताएं हैं जो अभी हमने देखी वो निरंतर भारतीय विदेश नीति का हिस्सा बनी रही हैं। इस टॉपिक पर अगला जो पार्ट है इसका भाग 4, उसमें हम देखेंगे भारत की विदेश नीति का विकास।